जम्मू कश्मीर विधानसभा का इस समय बजट सत्र चल रहा है। अब जो पत्रकार हैं कवरेज के लिए जाते हैं, नए नए लोग भी हैं, एक क्रेज होता है विधानसभा को कवर करने का। जम्मू कश्मीर की विधानसभा अब कैसी है, पहले कैसे होती थी, क्या चार्म होता था उस समय पत्रकारों में, क्या क्या मुद्दे होते थे जिनके ऊपर सब एकजुट होकर बैठ के बात भी करते थे। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं कश्मीर से अहमद अली फयाज। लंबा सफ़र है, बहुत से उतार चढ़ाव राजनीति में देखे हैं। विधानसभा के अंदर क्या हुआ, कौन सीएम आया, कौन गया, अच्छी पकड़ है राजनीति में भी, क्राइम में भी और मिलिटेंसी पर भी। तो आज हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, खास करके विधानसभा की। तो फयाज साहब, पहला विधानसभा का सत्र कब कवर किया और उसकी कुछ यादें? हाँ, 1996 में वो पहला था, क्योंकि 90 से 96 तक इलेक्शंस नहीं हुए थे, और जब इलेक्शंस हुए तो पहला हमने किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि किन हालात में उस वक्त हम जाते थे। मैं उन दोनों MLA हॉस्टल श्रीनगर में रहता था। निकलने वाले थे एक दिन 9:30 बजे हम लोग निकलते थे, 10 बजे शायद सेशन शुरू हो जाता था। और मैं कोई चीज़ भूल गया और मैं वापस चढ़ा ऊपर, और मैं सीढ़ियों से निकल आ रहा था नीचे, तो बाहर एक ब्लास्ट हुआ, ज़ोरदार धमाका, कार बम, जिसमें मेरे ख्याल से 3 या 4 लोग मर गए। आप उस समय वहाँ पहुँच चुके थे? मैं बिल्कुल वहाँ पे था, कुछ गज दूर वहाँ से। मतलब अगर मैं कोई चीज़ भूल न चुका होता और सीधा पता नहीं मतलब उसमें बचते या नहीं बचते, लेकिन वो कुदरत का करम था कि हम पीछे रह गए। और एग्जैक्टली जिस वक्त हम वहाँ पे पहुँचने वाले थे गेट पे, उस वक्त ब्लास्ट हुआ जिसमें 4 लोग मर गए। ये फिदाइन अटैक था, कार के साथ हुआ था? नहीं, ये फिदाइन अटैक नहीं था। एक एम्बेसडर कार को वहाँ पे गेट पे रखा गया था, जिसमें IED वगैरह फिट किए गए थे। और मुझे याद है हमारे साथ और भी ये जो लाल सिंह, एक कांग्रेस T के थे उस वक्त, और हर्षदेव सिंह, वो BJP के प्यारे लाल, मिस्टर दुबे, जगदीश राज दुबे, ये सारे लोग भी वहाँ, हम निकलने वाले थे वहाँ से। तो उस वक्त वो ब्लास्ट हुआ। तो उन हालात में ये सेशन उन दिनों चलता था। और उसके बाद भी वहीं MLA हॉस्टल में एक और ब्लास्ट हुआ जो अंदर हुआ, और जिसमें एक आदमी को टारगेट किया गया, जिसमें वो मर गया, उसके साथ उसका एक और रिलेटिव भी, और उसके जो जिस्म के टुकड़े हैं वो चिनार के ऊपर चले गए। ये भी मतलब जिस बिल्डिंग में मैं रहता था उसी बिल्डिंग में ये हुआ, MLA हॉस्टल श्रीनगर में। मतलब उस हालात में हम जाते थे वो असेंबली कवर करने के लिए। लेकिन ये बात है, एक जो फ़र्क आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो फ़र्क ये है कि उस वक्त ये टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, ये सोशल मीडिया नहीं था, ये सेल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह, ये कुछ भी नहीं था इसमें से। तो हम लोग जाते थे, हमारे पास टेलीफोन हुआ करते थे। मेरे साथ और भी कुछ लोग रह रहे थे, आशा खोसा और उनका हस्बैंड जॉर्ज जोसेफ, जो इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून के साथ काम करते थे, ये दोनों, और अरुण जोशी जी जो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम करते थे, ये भी वहाँ पे रहते थे। बशीर मलिक रहते थे वहाँ पे, जो दूरदर्शन के न्यूज़ एडिटर थे, ये लोग भी वहाँ पे रहते थे। तो उन हालात में बहुत कम लोग प्रेस के वहाँ होते थे। जो प्रेस, आज तो आप जाते हैं वहाँ पे जगह नहीं, आज तो जगह नहीं मिलती, क्योंकि उस समय जैसा आपने पहले कहा टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। मैक्सिमम काम प्रिंट का होता था और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के भी बहुत कम लोग होते। न्यूज़पेपर भी बहुत कम थे। मतलब डेली एक्सेलसियर, जिसके लिए मैं काम करता था, ये लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर था J&K का। ये जो ग्रेटर कश्मीर है, जो बाद में अच्छी खासी इसकी सर्कुलेशन बन गई, ये उन दिनों 2000 के बाद बनी उसकी सर्कुलेशन, लेकिन तब तक उसकी सर्कुलेशन नहीं थी। तो कश्मीर टाइम्स जो था, ये भी जम्मू में ज़्यादा नहीं चलती, थोड़ा कश्मीर में चलता था, लेकिन जम्मू में नहीं। ये जो डेली एक्सेलसियर, ये मैक्सिमम इसकी 90-95% रीडरशिप इसकी जम्मू में थी। कश्मीर में बहुत कम, 5 या 10% के करीब रीडरशिप इसकी थी। तो ये बहुत कम लोग थे जो मतलब प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे। और ये सोशल मीडिया वगैरह तो था ही नहीं। जैसे आप आज जाते हैं तो हर एक के पास सेल फ़ोन है, सेल फ़ोन से वो रिकॉर्ड करता है, ये सब कुछ वहाँ पे बिल्कुल नहीं था। अब आप इसके बारे में पूछेंगे जो आप फ़र्क, मेरा सवाल फ़र्क जो आप फ़र्क पूछ रहे हैं, फ़र्क ये है कि उस वक्त हमने देखा जो विधायक वहाँ बोलते थे, वहाँ बाज़ाब्ता तौर पर एक रूलिंग पार्टी हुआ करती थी, ट्रेजरी बेंचेस। इसके वो तो अभी है। हाँ, मैं बताता हूँ फ़र्क। उसके अलावा एक अपोजिशन होती थी। आज की डेट में यहाँ पे 2-4 PDP के 3 लोगों
और ये जो कुपवारा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 MLAs को छोड़ करके 5 लोगों को अगर आप अलग करेंगे 88 से, तो 83 के जो लोग हैं यहाँ पे, जो एक ट्रेजरी बेंच बता रहा है अपने आप को, दूसरा अपोजिशन बता रहा है अपने आप को, मैं समझता हूँ ये दोनों सरकार का हिस्सा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। दोनों फिक्स हैं? नहीं, फिक्स नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये किस स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। जो बीजेपी है ये सपोर्ट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से आता है। तो जाहिर है कि जो भी उनके खिलाफ कोई बात उनको लगेगी, जैसे कि आज चला, बहुत ज़ोरदार बहस चली, वहाँ पे डिमांड्स थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मुतालबा कर रहे थे कि ये जो हेलीकॉप्टर पे खर्चा हुआ है इस पे हाउस कमेटी लगनी चाहिए, ये 2-3 साल का। तो बीजेपी के लोग बता रहे हैं कोई हाउस कमेटी नहीं बननी चाहिए। उस वक्त अपोजिशन डिमांड करती थी हाउस कमेटी बननी चाहिए, और ट्रेजरी बेंच कहते थे नहीं बननी चाहिए। अब आप देखिए, इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बता रहे हैं कि हाउस कमेटी बनाएं, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं बनानी है। ये मैं बाहर लोग भी परेशान है कि अपोजिशन है कौन। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ। ये दोनों जो 83 यहाँ पे MLAs हैं, जिसमें मिनिस्टर साहिबान हैं, मैं इनको समझता हूँ एक ही यूनिट सरकार का। इस वजह से वो अपोजिशन और सरकार का जो होता था ना आपस में टकराव, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की तवज्जो इसकी तरफ रहती थी, लोग टेलीविज़न पे देखते थे। आज तो हम लोग जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो हम खोलते भी नहीं है, हम जर्नलिस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाहर के लोगों को शायद मालूम नहीं है, उसका ना हम सवाल खोलते हैं ना जवाब देखते हैं, ऐसे ही सरसरी एक नज़र मार लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक मतलब डल माहौल में चल रहा है वहाँ पे। तो पहले ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे बड़ी ज़ोरदार बहसें होती थी, सरकार डिफेंड करती थी, अपोजिशन के लोग डिमांड्स करते थे, ये करप्शन यहाँ पे है, या ख़ास तौर से जो पुलिस या ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो इश्यूज होते थे, तो इस पे अपोजिशन काफ़ी इनको रगड़ लेती थी। साहब, इस बार की अगर हम असेंबली की बात करें, मैंने भी 2002 के बाद कवरेज शुरू की थी असेंबली की। दैनिक जागरण में था मैं तब जब मैंने शुरुआत की, उसके बाद चैनल में आया तो भी हमने जितने भी इजलास होते थे वो कवर करते थे। लेकिन इस बार कुछ वो चीज़ नहीं दिख रही। क्या वजह लगती है कि वो वाला चाम पत्रकारों में भी नहीं दिखा, और ना ही मुझे वहाँ बेंच पे बैठे लोगों। यही सिचुएशन मैं डिस्क्राइब एक्चुअली कर रहा था कि जिस वक्त बिल्कुल एक साइड से एक जमात होगी, दूसरी साइड से दूसरी जमात होगी, इनके बीच में आज की डेट में टकराव क्या है? एक जमात चीफ मिनिस्टर को डिफेंड करेगी, एक जमात LG को डिफेंड करेगी। यही 2 मेजर जमातें यही है ना, कांग्रेस वगैरह के लोग कुछ नहीं, और वो जो भी हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एसोसिएट मेंबर्स मान लीजिए वो हैं। इस वजह से जो इसमें वो चार्म हुआ करता था, जिसकी वजह से लोगों की तवज्जो वहाँ पर रहती थी, और मतलब किस किस्म का एश्योरेंस आता है, चीफ मिनिस्टर कौन सा बयान देते थे, वो बात इस वक्त बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारे कुछ लोगों को छोड़ करके कुछ लोग तो बोलते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को ऐसे लग रहा है वो एक गैर महसूस खौफ में जैसे काम कर रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं अपने आप को। मतलब पहले ये नहीं होता था, पहले जो भी उनके, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन है कि आप जो कुछ भी बोलेंगे आपके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं होगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं आपके खिलाफ। अब बोलने से भी डर रहे हैं कि कहीं मामले दर्ज हो। ये बहुत सारे, नॉट ओनली मामला नहीं, मामला दर्ज नहीं होगा क्योंकि उनको प्रोटेक्शन अभी भी है, और दूसरे मामला थे। फॉर एग्जांपल इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इनको सरकारी मकान की ज़रूरत है, उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पे सरकार का एक हिस्सा, यानी कि चीफ मिनिस्टर वाली सरकार का एक हिस्सा या LG वाली सरकार का एक हिस्सा अगर नाराज़ हो जाता है, तो ये लोग फिर एहतियात बरतते हैं कि कोई ऐसा लफ्ज़ ज़बान से न निकल जाए जिस पे फिर परेशानी उठाना पड़ी। इस वजह से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो नपे तुले अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को बिल्कुल रिजर्व्ड रखते हैं, बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे माहौल में मतलब हैं कि उनको शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पीछे से नहीं है जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन में होता है, जो पहले होता था प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ तो शायद आज भी लोग बोलते हैं, लेकिन इसके नीचे जो लोग होते हैं, अगर आप किसी पहले कमिश्नर सेक्रेटरी के मतलब बाय नेम लोग बोलते थे, सेक्रेटरी के खिलाफ बाय नेम बोलते थे, या किसी भी अधिकारी के खिलाफ। आज तो ये लोग डरते हैं, आज तो उनको लगता है कि ये हमारे लिए पंगा बन जाएगा, कल हमें इन्हीं लोगों के पास जाना, हमारे काम नहीं हो पाएंगे। इस वजह से उस एक गैर महसूस खौफ की सिचुएशन है, इसमें ये लोग अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। चलो, ये तो हो रही आपने बात की जो बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, वो चाहे एक साइड पे हैं चाहे दूसरी साइड पे हैं, लेकिन उस समय के जो पत्रकार थे, जब आप 96 में गए, आपसे सीनियर भी थे,
आपसे जूनियर भी थे। अब उसके बाद इतने लंबे अंतराल के बाद अब इस बार 2025 की जो विधानसभा है उसमें कहीं ना कहीं वो चार्म दिखता है पहले वाला है अब क्या पत्रकारों में? मुझे तो नहीं दिखता, मैं अगर पर्सनली कहूँ। ये बात साफ है, मतलब पहले मैंने बताया ना, पहले बाज़ाब्ता एक रेगुलर मीडिया था और सिर्फ वही मीडिया था, सोशल मीडिया वगैरह ये नहीं था। आज अगर आप देखेंगे प्रेस गैलरी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जिनके कोई फेसबुक के पेजेस हैं, वो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जर्नलिज्म का ABCD भी पता नहीं होता है। वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट वो लोग नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि इनके व्यूज़ चलते हैं तो जो सरकार के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये देखते हैं कि इतने व्यूज़ इनके हैं तो इम्पॉर्टेंट आदमी उसको भी बुलाना चाहिए, उसको भी जगह देनी चाहिए। उस वक्त ये बात नहीं थी, उस वक्त प्रोफेशनल, और प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है। हर एक लफ्ज़ सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। इस वक्त वो नहीं है, जो जिसके मन में आए वो कह देता है। तो इस वक्त वो मतलब वो इस वजह से वो चार्म नहीं है और क्रेडिबिलिटी बड़ी हद तक मुतासर हुई है। ऐसा एक चीज़ और मैं इसमें स्पेशली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक समय था जब हम न्यूज़ रिपोर्ट करते थे, मुझे आज भी याद है कि एक पेपर में हेडलाइन थी, तो दूसरे दिन जब वो पेपर पब्लिश हुआ तो एक विधायक ने सदन के अंदर वो पेपर लहराया और स्पीकर साहब से कहा कि ये देखिए ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उस जर्नलिस्ट को भी बुलाया अपने चैम्बर में और पूछा कि आपने जो खबर जो प्रकाशित की है क्या इसके एविडेंस हैं? और जब पत्रकार ने कहा कि मेरे पास पूरे एविडेंस हैं, तो फिर चाय शाय पी, जो बात हुई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब वो वाला चीज़ अब नहीं दिखती। मेरे साथ इस किस्म के बहुत सारे तजुर्बात हैं। जो मैंने स्टोरीज़ की थी, ये मेंबर्स ने अपने तौर पे उन्होंने वो अखबार लहराया, उन्होंने कहा कि देखो इस न्यूज़पेपर में ऐसा है, इस तरह से है। उस पर बड़ी बहसें चली, उस पर डिस्कशंस हुए, बहुत सारी चीज़ें, फिर डिसीजन हाउस कमेटीज़, ये सारा हुआ है। मुझे अभी भी याद है कि एक बार हम एक मिनिस्टर के घर पे गए थे, उनका मतलब ताज़ियत के लिए, उनके एक रिश्तेदार की डेथ हुई थी। तो वहाँ पे जो लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त प्यारेलाल हंडू जी, तो वो भी वहाँ पे आए कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। तो वो भी वहाँ पे आए, तो उन्होंने वहाँ से हमें पता चला कि उनको आर्मी की जो कॉन्वॉय थी तो उन्होंने उनको रोक लिया था, जो उनके आगे आगे गाड़ी होती है। तो उनके साथ वो एक जो SDM भी लोकल थे वो भी थे। तो उसने कहा कि मैंने उनको कहा कि देखो मिनिस्टर है, झंडा है। तो उसने कहा कि उन्होंने कहा ये झंडा नहीं है हमारा, गाड़ी साइड में कर लो। तो जब मुझे ये पता चला कि आर्मी की कॉन्वॉय ने लॉ मिनिस्टर को वहाँ पर रखा है, तो मैंने लिखा कि जो हमारी हेडलाइन थी न्यूज़पेपर में, डेली एक्सेलसियर में, वो ये थी कि आर्मी के लोगों ने लॉ मिनिस्टर को लॉ सिखाया कुपवारा में। उसके बाद नेक्स्ट डे ये जो MLAs वहाँ पे थे असेंबली में, उन्होंने लहराया न्यूज़पेपर। तो ये जो कोर कमांडर उस वक्त थे उन्हें अपोलोजाइज़ करना पड़ा। बिल्कुल मुझे याद है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, तो बाज़ाब्ता तौर पर उनको अपोलोजाइज़ करना पड़ा, रिटन अपोलॉजी उनको आई वहाँ से। ये चेयरमैन यूनिफाइड हेडक्वार्टर के हुआ करते थे, जो चीफ मिनिस्टर उस वक्त होते थे। मतलब बाद में उनको तंबीह की गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर होता है, इनकी एक इज़्ज़त होती है, इनका एक दर्जा होता है। तो आपका भी एक झंडा है, वो भी आपको एक इज़्ज़त है, लेकिन जो इनका प्रोटोकॉल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये एक बार इस तरह के कम से कम 10 बार ऐसे जो मेरी स्टोरीज़ पे वहाँ पे हुए हंगामे असेंबली के अंदर। तो ये मुझे याद है, ये वहाँ पे होता था। आज की तारीख में ये ना ऐसी कोई स्टोरीज़ करता है, ना इस पे कोई हंगामा होता है। अच्छा, विधानसभा की कवरेज के लिए डर भी होता था उस समय, मिलिटेंसी बहुत थी। हाँ, मिलिटेंसी होती थी। इस वजह से बहुत सारे लोग वो मतलब दे वुड प्ले सेफ। मतलब मैं नहीं करता था, मतलब मैं सोचता था कि चलो देख लेते हैं। इसमें बड़ी रिस्क की भी मैंने ले ली, जिसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक मैंने काम किया और मैंने जो स्टोरीज़ कर ली। बहुत सारे मौक़ों पे वो लोग नाराज़ भी हो जाते थे, धमकियाँ, बहुत सारी चीज़ें, फतवा, ये सारी चीज़ें वो सादर कर लेते थे। लेकिन मैं जो मुझे लगता था कि रिपोर्ट करना ज़रूरी, वो मैं करता था। लेकिन इसमें ये नहीं आप कह सकते हैं कि जो बाकी लोग थे कि वो दूसरे साइड का फॉर एग्जांपल सेपरेटिस्ट्स का मतलब हिस्सा थे या उनके हमदर्द थे, ऐसी बात भी नहीं है। कुछ लोग तो बेशक हैं और थे उस वक्त भी, लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं जो डरते थे। अच्छा, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। एक तरफ हुर्रियत थी, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरफ फौज और एक तरफ टेररिस्ट। अब एक पत्रकार बीच फंसा हुआ है जी।
किसके पक्ष में लिखे तो दूसरा पीटेगा, इसके विरोध में लिखे तो वो गन लेके आ जाएंगे। उन हालात में काम करना कितना मुश्किल था? ये बहुत ही मुश्किल था। इसी वजह से कुछ लोग तो जो नेशनल न्यूज़पेपर्स के लोग थे जिनके पीछे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट था, फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर, ये लोग तो करते थे, तो इनका कोई कुछ बिगाड़ता नहीं था। लेकिन मसला था जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, जम्मू और कश्मीर के न्यूज़पेपर, जिनके पीछे इंस्टीट्यूशन ऑफ मीडिया बहुत ज़्यादा साथ उनको नहीं देता पीछे से, वो काफ़ी एहतियात में रहते थे। मैं समझता हूँ मैं भी इस वजह से करता था क्योंकि डेली एक्सेलसियर यूज्ड टू बी ए वेरी पावरफुल न्यूज़पेपर, तो इनके साथ छेड़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता। कई बार हमारे पंगे हुए इनके साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, कई बार मिलिटेंट्स के साथ हुए। इन्होंने एक बड़ी कार्रवाइयाँ की, बहुत सारी चीज़ें हुई अपने अपने तौर पे। कभी एक साइड कहता था दूसरे साइड के साथ है, आप थोड़ा इनके हमदर्द हैं, तो कभी दूसरा साइड, ये सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन जर्नलिज्म भी इसके साथ साथ वहाँ पे चला। हमारे कई लोग इसमें जिनके ऑफिस पे बम ब्लास्ट्स हुए, जैसे कि BBC के कॉरेस्पोंडेंट के ऑफिस में बम ब्लास्ट हुआ और वहाँ पे हमारे एक साथी जो मुश्ताक अली थे, जो कई इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ काम करते थे, उसमें मारे गए। और एक हबीबुल्लाह नक्काश और यूसुफ जमील, ये वहाँ पे यूसुफ जमील तो जैसे कि आप जानते हैं कि वो BBC वगैरह के साथ काम करते थे, और हबीबुल्लाह नक्काश भी कई न्यूज़पेपर्स के साथ काम करते, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते थे। ये लोग क्रिटिकली इंजर्ड हुए, उसमें ज़ख्मी हो गए। ऐसे कई वाक़ात हुए कि प्रेस इनक्लेव्स में मिलिटेंट्स आ गए तो उन्होंने वहाँ पर मतलब मार डाला जर्नलिस्ट को। ये ऐसे वाक़यात वहाँ पे हुए। इस खौफ में वहाँ पे हम लोग काम करते थे, ये बात सही है। आज की तारीख में वो खौफ नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी साल से इस किस्म के वाक़यात नहीं हुए जहाँ पे मतलब मुझे याद है। अभी मैं बात करूँगा असेंबली पे। लास्ट क्वेश्चन है मेरा। स्पीकर साहब बहुत पुराने हैं जो अभी हैं, उन्होंने वो वाला दौर भी देखा है, आज वाला भी दौर देखा है। बतौर जर्नलिस्ट आपको क्या लग रहा है कि जो इस साल जो असेंबली चल रही है, जो पहले असेंबलीज के अंदर लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता मिलती थी, क्या इस बार मिल पा रही है? मुद्दे तो आ रहे हैं वहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेली वेजर्स का, रेगुलराइजेशन का, और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो बर्निंग इश्यूज़ होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में स्पीकर की दलील ये है कि ये हमारे मतलब कि पॉपुलर गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ते हैं। जैसे होम के रिलेटेड कोई भी है, होम से रिलेटेड, जैसे ACB है, ये एक्चुअली होम का हिस्सा नहीं है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का है। या जो IAS ऑफिसर्स के जो तबादला, इनका रेगुलेशन वगैरह, ये सारा मतलब चीफ मिनिस्टर और पॉपुलर गवर्नमेंट के हद इख्तियार में नहीं है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे मामला हुआ करते थे जिनको लेकर के काफ़ी दिलचस्पी लोगों की रहती थी। जब आप बताते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे जुरिस्डिक्शन में ये आती ही नहीं है, तो जाहिर है कि ये ड्रैब बन जाता है सेशन। तो वो बन चुका है, ये बात सही है। मैं ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा था कि कुलगाम में एक घटना हुई थी, और वो घटना का जिक्र जब विधानसभा में करना चाहा, उससे पहले बिलावर में एक घटना हुई थी तब भी जिक्र करना चाहा, तो ये कहा गया कि ये हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है, क्योंकि ये होम डिपार्टमेंट, ACB, लॉ एंड ऑर्डर सब LG साहब के पास है। तो शायद मुझे लगता है फयाज साहब कि यही कारण है कि विधानसभा ऐसे लग रही है कि जैसे अपोजिशन भी कोई नहीं है, सरकार में जो है सब लोग हैं, अपोजिशन में 2-3-4 लोग हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए इस बार का वो चाम नहीं है जो पहले होता था। मेरा ये मानना है। सही बात है। आपका कुछ लगता है? हाँ, ये बात सही है। मैंने मतलब इस सिचुएशन को मैंने डिस्क्राइब किया कि आजकल की सिचुएशन क्या है। इसमें डेमोक्रेसी के 4 सतून होते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव भी होता है, जो ये ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी वगैरह ये लोग चलाते हैं। इसमें लेजिस्लेचर होता है, इसमें जुडिशरी होती है, और इसमें हमारा मीडिया जो होता है। ये इसके 4 सतून होते हैं। हर एक में कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ हैं इस वक्त, ये हम महसूस कर रहे हैं। इट इज़ अ फैक्ट विच हैज़ टू बी एडमिटेड। सब लोगों को कोई ना कोई रिजर्वेशन है चीज़ों के, मतलब जो मैं ये जो इसको कंपेयर करता हूँ। अब इसकी एक दलील भी देते हैं जो लोग जिन्होंने इस किस्म के रेस्ट्रिक्शंस और जिन्होंने इस किस्म का खौफ का माहौल क्रिएट किया है, वो इसकी रेस्ट्रिक्शन भी देते हैं। वो कहते हैं कि ये इट वाज अ फ्री फॉर ऑल, यहाँ पे आपको जो मर्जी आई आप लोग करते थे। फॉर एग्जांपल कल इसके मीडिया के बारे में चल रही थी चर्चा, तो सरकार ने जवाब दिया जो MLA थे शुपियान के शबीर कुल्ले साहब, तो उनके जो कट मोशन थे उसके जवाब में जो उन्होंने सरकार ने बोला, तो उन्होंने कहा कि ये दीज पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स, इनको हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं वगैरह। अब ये बड़ा सवाल है क्यों नहीं दे रहे हैं। जब आप ये पूछेंगे उन लोगों से
जो नहीं दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो एक जहाद का मरकज़ बना था कश्मीर में, लोगों ने वहाँ पे आज़ादी का प्लेटफार्म क्रिएट किया, इन लोगों ने ये चलाया। ये बड़ी हद तक ये बात सही भी है। एक ज़माने में मैं समझता हूँ कि ये जो एडिटोरियल्स होते थे न्यूज़पेपर्स के, ये भी पाकिस्तान से छप के बन के आते थे और यहाँ सिर्फ इनको चलाया जाता था। जो मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन लोगों ने बांट रखा था फ्रंट पेज पे कि किसकी खबर कितने कॉलम की लगानी है। ये माहौल हमने देखा है ये सारा, हालांकि आज की तारीख में वो नहीं है, लेकिन ये एक जस्टिफिकेशन क्रिएट कर लेता है कि आप लोगों ने इसको एक एक्सट्रीम लेवल पे ले लिया, आप लोगों ने एक्टिविज्म चलाया सेपरेटिज्म का, और हम ये नहीं चलाने देंगे। सरकार क्यों पैसा दे देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा, हम क्यों यहाँ पे प्रमोट करेंगे सेपरेटिज्म। अब इसकी ये सिलसिला तब ख़त्म होगा जब आप मुझसे पूछेंगे एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, ये तब ख़त्म होगा जब ये पाकिस्तान का ये राग अलापना बंद करेंगे। आपने देखा कल भी अली मोहम्मद सागर साहब ने कहा पाकिस्तान के साथ बात करो, ये कई लोग बोलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी, कि पाकिस्तान से। अब आप मुझे ये बताइए पाकिस्तान में आप किसके साथ बात करेंगे। हम भी बातचीत के हक़ में हैं। मैंने कम से कम 15 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की हैं और वर्कशॉप्स किए हैं इस पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, और इसमें हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि जंग जदल से ये कोई मसला हल होने वाला है। ये बातचीत से होते हैं। लेकिन आप किससे बात करेंगे, एक ऐसा कंट्री, ये कंप्लीट एसिमेट्रिकल है ना। यहाँ पे इंडिया में अगर आप प्राइम मिनिस्टर कोई कमेटी बनाएंगे तो दूसरा भी प्राइम मिनिस्टर कल आएगा ना, वो इसको आगे चलाएंगे। वो ऐसा नहीं है। ये अमेरिका में भी, ये बहुत सारी जगहों पे है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहाँ पे पाकिस्तान तो ये नहीं पता होता प्राइम मिनिस्टर कब जेल में चला जाए। पाकिस्तान का जो मुकम्मल कंट्रोल है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं है, वहाँ आर्मी है। आर्मी है और आर्मी के मातहत ऐसे है, और आर्मी का कंट्रोल अमेरिका में बैठे स्टेट डिपार्टमेंट के पास है। ये एक हकीकत है। तो आप बात किसके साथ करेंगे वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान करते हैं, इससे तो जवाज़ एक क्रिएट हो जाता है कि उनको स्टेटहुड नहीं देना है, इख्तियारात नहीं देने हैं। ये लोग कल अगर आप स्टेटहुड उनको दे देंगे तो ये वही आज़ादी वाला वही छकरी शुरू करेंगे। हाँ, तो इस वजह से ये डिले होता जा रहा है। अगर ये लोग ये पाकिस्तान वगैरह ये बंद कर देंगे, ये ओपनली टेररिज्म के खिलाफ बात करेंगे। हालांकि वो जो सेक्शन है वो इसका क्वांटम अगर आप देखेंगे वो लोग कितने हैं, वो 10, 15, 20% हैं। 80% लोग हैं नहीं उसके। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक यहाँ पे एक सियासी मसला है, लेकिन 80% लोग जो हैं वो टेररिज्म, गोली बंदूक जोर जबर के साथ वो लोग नहीं हैं। लेकिन ये जो 15-20% लोग हैं, इन्होंने इस किस्म का माहौल क्रिएट किया है कि इन्होंने नैरेटिव्स क्रिएट किए हैं, और नैरेटिव्स को रेगुलेट करते हैं, और इनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग, जिसको हम कम्पिटिटिव सेपरेटिज्म बोलते हैं। और ये राग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये जो सब कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ हैं, ये बिल्कुल चला रही हैं, और इससे इनका स्टेटहुड भी डिले होता जा रहा है, और जो उनको इख्तियारात मिलने चाहते वो भी डिले होते जा रहे हैं। ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि हमसे भी बेहतर लोग हैं मुशाहिदा करने वाले। ये मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ। मेरा इस बारे में यकीन है कि जब तक ये पाकिस्तान करेंगे तब तक ना ये स्टेटहुड आएगा, ना इनको इख्तियारात कोई मिलेगी। बिल्कुल। तो ये थे अहमद अली फयाज। हमने तमाम मुद्दों पे बात की। बात हमने शुरू की थी विधानसभा से, कि उस समय विधानसभा कैसे चलती थी, क्या होता था, क्या मुद्दे होते थे, क्या लोगों के चाम होते थे, पत्रकारों में कितनी क्रेज़ होती थी। फिर बात कहीं और पहुंची। तमाम मुद्दों पे हमने बात भी कर ली। और ये सच भी है कि इस समय जिस तरह से लास्ट में उन्होंने कहा कि जैसे अली मोहम्मद सागर ने कल कहा पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, इस तरह की अगर बयानबाजी होती रहेगी तो स्टेटहुड का प्रोग्राम जो है वो लंबा होगा, शायद वो मिलने में बहुत समय ज़्यादा लग जाए। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो विधानसभा कवर करने का पहले मज़ा आता था, वो अब शायद इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो बेंच पर बैठे लोग हैं उनको पता है कि हमारे खिलाफ भी कोई नहीं जाएगा, और हमारे हक में जो चलने वाले हैं वो तो साथ ही चलेंगे।